हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटी की ही जो क्लास चल रही है, नया टॉपिक। और इस क्लास में इस टॉपिक को समाप्त भी करें। अब चलते हैं पार्ट्स की तरफ। पार्ट वन, पार्ट टू, मतलब आर्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा हेडिंग लिखेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट्स टेरिटरी, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के ये कौन से पार्ट में दिया गया है पेरेंट्स? पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है। आर्टिकल कहां से कहां तक? पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है, पार्ट एक में दिया हुआ है। और जो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल जो लिए गए हैं वो आर्टिकल एक से लेके चार तक है। आर्टिकल एक से लेके चार तक यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल वन क्या कहता है। आर्टिकल वन क्या कहता है? आर्टिकल वन कहता है, एक एक करके आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल वन। आर्टिकल वन सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट कि भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसकी समराइज करूं तो इसका मतलब है कि राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं मिला बनाया है, बल्कि भारत से राज्यों को बनाया गया है। मतलब मैंने कहा कि ये क्या है? ये एक इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, इसमें ये क्या है? छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना। तो पहले भारत का फॉर्मेशन हुआ है, फिर भारत में से छोटे छोटे स्टेट्स को बनाया गया। मतलब जैसे अभी की बात करें, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैंने कहा कि पहले भारत आया, फिर उसके बाद स्टेट्स को बनाया गया, बल्कि ऐसे नहीं कि पहले स्टेट्स आए, है ना, फिर इनको मर्ज किया गया, एक साथ बनाया गया और फिर इंडिया आया। ये वाला नहीं है, ये वाला चीजें नहीं है, ये है। तो ये याद रखना कि इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल वन को अगर मैं समराइज करूं, आर्टिकल वन कहता है कि भारत से मिलकर राज्यों को बना है, राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया है। क्योंकि राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया है, इसलिए उनको कोई अधिकार भी नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। वरना क्या होगा? यूपी एक अलग देश मांगेगा, वेस्ट बंगाल वाले अपना एक अलग देश मांगेंगे, पंजाब वाले एक अपना अलग देश मांगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको उस संघ में से बाहर नहीं निकाला जा सकता है ना। तो आर्टिकल वन की अगर मैं समराइज करूं तो क्या कहता है? आर्टिकल वन समराइज करता है कि स्टेट को, स्टेट का मतलब यूनियन कह सकते हैं, यूनियन को, क्योंकि स्टेट यहाँ दूसरी चीज के लिए वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पर समझ लेते हैं। जो भारत है, यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय संघ है, जो भारत संघ है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल वन कहता है, इतनी ही बात करता है। अब बात करते हैं शेड्यूल वन की बात। शेड्यूल, मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल वन में क्या लिखा हुआ है? टीईएआर ऑफ ओल्ड पीएम। लास्ट क्लास में मैंने बताया, मतलब टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर क्या है? अभी 28 स्टेट्स हैं और प्लस 8 यूटीज। 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है ना, संघ राज्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक ठीक। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो एक बिल लाएगा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट
J&K, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये कब लाया गया? ये लाया गया 5 अगस्त को। 5 अगस्त 2019 को लाया गया। कब लाया गया? 5/2019 को लाया गया पार्लियामेंट में। ठीक। और इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 370 ब्रेक करने की बात की गई। इसकी क्या है? इसकी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और किसके पास है? प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसको हटा देते हैं, नहीं हो रहा लाइन, सिंपल लाइन काटते हैं। किसके पास है? प्रेसिडेंट के। तो ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते आर्टिकल 2 की बात। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कुल इसमें 4 आर्टिकल हैं, तो चारों आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल 2। आर्टिकल आर्टिकल 2 बात करता है कि इस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट बाय द पार्लियामेंट। इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। किसके पास है ये पावर? बाय द पार्लियामेंट। बाय द पार्लियामेंट मतलब कि वह राज्य क्षेत्र जो भारत का भाग नहीं था, उसको भारत में शामिल किया जाता है, या एक कंप्लीट न्यू स्टेट की बात की जाती है, बनाने की बात की जाती है। जैसे एक एक्ट है 35, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 35, अमेंडमेंट एक्ट 1970। यहाँ पर सिक्किम को, जो हमारा सिक्किम स्टेट है, उसको स्टेटस दिया गया। किसका? उसको स्टेटस दिया गया एक एसोसिएट स्टेट का। एसोसिएट स्टेट है ना, उसको स्टेट क्या दे दिया? एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद एक और एक्ट लाया गया 36 अमेंडमेंट। इसमें सिक्किम को स्टेटस क्या दिया गया? एक कंप्लीट स्टेट का। कंप्लीट स्टेट। तो ये आपको याद रखना है कि जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वहां पर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा दिया गया। और जो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। डन। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो जो आपके लिए चीजें काम की हैं वही मैं आपको इतना लिखवाऊंगा। आर्टिकल 3।
आर्टिकल आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट कैन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, पार्लियामेंट कैन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, comma change in the name of the state, comma alter in the boundaries of state, मतलब क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य, सॉरी पार्लियामेंट, जो संसद है, वो एक नए राज्य का फॉर्मेशन कर सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है, राज्य का नाम चेंज कर सकता है, राज्य की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकता है, राज्य की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट है, यहाँ पर ये क्या है? ये स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर, क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश नाम है। पार्लियामेंट कहती है कि आज से हम इसका नाम उत्तर प्रदेश क्या बन जाएगा? उत्तम प्रदेश बन जाएगा। उत्तम प्रदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश बन जाएगा आज से उत्तम प्रदेश। ठीक है। या इस साइड में है एक दूसरा स्टेट, इस साइड में है स्टूडेंट्स एक दूसरा स्टेट, ये कोई दूसरा स्टेट है ना? इस तरह से बाउंड्री लगी हुई है। ये क्या है? ये बिहार है। क्या? ये बिहार है। ये क्या है पेरेंट्स? ये बिहार है। तो एक कंडीशन क्या थी कि नाम चेंज कर दे, तो कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकती है। दूसरा क्या था? कि इनकी बाउंड्री को चेंज कर दे। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा बड़ा है और बिहार भी बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने क्या किया, जो बिहार का ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन इस तरह से लिया और यहां से ऐसे करते हुए एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। और मैंने इनको कह दिया कि जो ये बीच का बाउंड्री है, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक नया स्टेट का फॉर्मेशन मैंने कर दिया, जिसका नाम रख दिया मैंने क्या लिख देते हैं? पश्चिमा पूर्वांचल लिख देते। क्या रख देते? पूर्वांचल रख। क्या रख दिया? पूर्वांचल मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये कौन कर सकता है? ये भी पार्लियामेंट को कर सकता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नाम मैंने उत्तम प्रदेश कर दिया, ये भी पार्लियामेंट कर सकते हैं। बिहार का नाम चेंज करके कुछ और रख देता हूँ, या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में मैंने कहा कि थोड़ा सा पार्ट 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट कहाँ से ले लेते हैं? उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट कहाँ से ले लेते हैं? बिहार से ले लेता है, और एक स्टेट बना देते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी वहां पर सेम रहती है। ये सब उसमें किया जाएगा। तो ये सब कौन कर सकता है? ये सब किया कर सकता है पार्लियामेंट। अब बात करते हैं इसको करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उसको समझते हैं कि कौन सा प्रोसेस है सर जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात या प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बिल किया जाता है तैयार। ड्राफ्ट ए बिल
बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एक बिल तैयार करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंतर्गत में काम करता है। लिख देता हूं MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो डिपार्टमेंट स्टेट वहां पर काम है, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट है। वो राष्ट्रपति की इजाजत के बिना ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति से इजाजत ली जाएगी और राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपनी कंसेंट दे देंगे, फिर उसके बाद ये बिल को तैयार करेगा, बिल को तैयार करेगा। इसके बाद जो ये बिल है, उसके बाद जो ये बिल है, ये भेजा जाएगा कहाँ? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में आप ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में मिला, जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे इस बिल को आप वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से लिख दे, ठीक है। फिर ये कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर आपको पहले लोकसभा में लाना है तो आप लोकसभा में ला सकते हैं। अगर आपको पहले ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो वहां पर भी ला सकते हैं। मान लीजिए बिल पहले लाया है लोकसभा में, तो यहां पर सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास होना जरूरी है। और फिर कहां पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। तो यहां पर भी सिंपल मेजॉरिटी ही रिक्वायर्ड है, सिंपल मेजॉरिटी ही यहां पर रिक्वायर्ड है। लेकिन यहां पर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। मतलब अगर लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा पास नहीं करती है तो आप क्या करें? लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों एक साथ बैठा लें, ऐसा यहाँ पर प्रोविजन नहीं होता है। इस पॉइंट से प्रोविजन क्या है? यहाँ पर दोनों सदनों में अलग अलग सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास होना जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% की बात करें, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 है ना, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो उस समय कितने लोग आए हैं और कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं का 50% से एक अधिक। और राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी यही, ठीक है। ठीक है, तो जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा यहाँ पास हो गया, ठीक है, तो बिल अब भेजा कहां जाता है? बिल भेजा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के। फिर इसके बाद बिल कहां भेजा जाएगा? स्टेट लेचर के पास। अब स्टेट लेजिस्लेचर को ये कुछ नोटिस दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए 14 दिन का नोटिस दे दिया कि आपको 14 दिन में पास करके देना है। अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसने बिल को पास कर दिया तो वो बिल पास माना जाएगा। अगर इसने बिल को रिजेक्ट कर दिया
तो भी बिल पास माना जाएगा। अगर इसने 14 दिन तक ना तो बिल पर पास किया, ना ही बिल को रिजेक्ट किया, तो भी बिल पास माना जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा ही क्यों है? स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश का नाम बनाना है उत्तम प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के पास भेजा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का कोई पार्ट और बिहार का कोई पार्ट, दोनों पार्टों को मिलाकर तो दोनों में से एक अलग राज्य बनाया जा रहा है, तो दोनों के पास भेजा जाएगा, दोनों को नोटिस दिया जाएगा। अगर यूपी मान जाता है तो भी ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक, या दोनों स्टेट मान जाते हैं मतलब बिल को पास कर देते हैं तो भी बिल पास माना जाएगा, बिल को रिजेक्ट कर देते हैं मतलब पास नहीं करते हैं तो भी बिल पास माना जाएगा। और अगर 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो भी बिल पास माना जाता है। अब ये सोच रहे होंगे ना कि भेजा क्यों स्टेट के पास? उनको भी लगना चाहिए कि वो भी क्या है, जनता के प्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं, तो उनके पास भी भेजा जाता है। वो भी बिल को पढ़ लेते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या बनने वाला है, अब उत्तम प्रदेश बनने वाला है, तो कोई टेंशन उसमें रहती नहीं है ना। वरना क्या होता है कि सुबह को बिल पास हुआ और शाम को पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया, अब उत्तम प्रदेश हो गया है। तो आर्टिकल 3 की क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं, मैं इसके जिस्ट आपको दे दूं, तो आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों को खंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राज्यों को ब्रेक किया जा सकता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कह रहा था कि जो यूनियन है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है स्टेट को ब्रेक किया जा सकता है, और स्टेट का होना या ना होना मतलब उनका अस्तित्व वो किस पर डिपेंड करता है? वो यूनियन पर डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है? इसके बाद जब यहां से बिल पास हो गया या रिजेक्ट हो गया या एक्शन नहीं लिया, इसके बाद कहां पर भेजा जाता है? वो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास कि सर अब आप साइन कर दीजिए, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इस बिल पर मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले पूछा किससे गया था? यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब से ही तो पूछा गया था। किससे पूछा गया था? प्रेसिडेंट साहब से ही तो पूछा गया था कि भाई हम ये बिल ला रहे हैं, ये बिल हमने तैयार करवा लिया, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। बिल पढ़ा, बोले ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब कहाँ भेज देते हैं उसको? लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भेज देते हैं। तो अब जब प्रेसिडेंट साहब के पास ये बिल भेजा गया, तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर क्या करेंगे? अपने साइन वगैरह करेंगे, साइन और स्टाम्प वगैरह लगाएंगे। और जो ये बिल था, बिल क्या हो जाएगा? एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट यहां पर हो गया, तो इसके बाद जो न्यू स्टेट है, जो न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट क्या हो जाएगा? केम इनटू फोर्स, फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रोसेस, है ना। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो जिलों के नाम कौन चेंज करता है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जैसे प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद का, है ना, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया यूपी में, तो उनका जो नाम चेंज करता है वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट का जो बाउंड्री है, स्टेट का जो नाम है, वो कौन चेंज करेगा? वो करता है पार्लियामेंट। लेकिन जो स्टेट के अंदर की जितनी सारी चीजें हैं वो कौन चेंज करता है? स्टेट की लेजिस्लेचर है ना, उस राज्य की विधायिका। मान लीजिए किसी जिले का हेडक्वार्टर कहीं पर दूसरी जगह भेजना है, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी चंपारण है ना, बिहार की बात लेते हैं, चंपारण शायद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेतिया में है, बेतिया में। तो उनको क्या करना है? बेतिया से उठाकर चंपारण लाना है। यूपी में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे, तो
वो कौन कर सकता है? वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है? इस पार्ट में सिर्फ 4 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 4 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 कहता है कि ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लिखवा देता हूं अभी समझाऊंगा, है ना। लिख लीजिए, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 will not deemed will not deemed to be an amendment to the constitution under the article 360, under the article 368। ठीक है। तो ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर कोई बिल जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से रिलेटेड है, उसको क्या नहीं समझा जाएगा? आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कहता है ना। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड कोई बिल अगर लाया गया है तो उसको जो उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, मान लीजिए पहले 28 स्टेट्स लिखे हुए थे, अब 29 हो जाए तो चेंज तो हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज जो है, जो अमेंडमेंट है, वो नंबर नहीं गिना जाएगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं गिना जाएगा। ये आगे समझ में। अब एक हेडिंग डालते हैं, बेरुबारी केस। बेरुबारी केस। बेरोबारी केस में क्या है कि संसद ने क्या किया? आर्टिकल 3 के तहत जो इंडियन टेरिटरी थी, वो किसी दूसरे देश को दे सकती है। इसमें ऐसा ही लिखेंगे। आप बेरोबारी केस में क्या कहते हैं कि संसद या पार्लियामेंट पार्लियामेंट को ये पावर है, आर्टिकल 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है। भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को क्या कर सकती है? किसी अन्य देश को दे सकती है, किसी अन्य देश को दे सकती है। इसी से रिलेटेड में एक अमेंडमेंट किया गया 9 नौवा अनुच्छेद, नौवा अमेंडमेंट लाया गया, 9th अमेंडमेंट एक्ट। 9th अमेंडमेंट एक्ट का किया गया, और इसी में जो बेरोबारी एरिया है, वो ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर टू पाकिस्तान। क्या कर दिया गया? पाकिस्तान को भेज दिया गया।
अभी एक 100वां अनुच्छेद अमेंडमेंट भी हुआ है, 100वां अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसमें क्या किए गए, इसमें दो पार्ट, 101 फिर 111 जो इंडियन एरियाज थे या भारतीय क्षेत्र, हाँ, उनको किसको दे दिया गया, बांग्लादेश को। किसको दे दिया गया, बांग्लादेश को दे दिया गया। और इसके बदले में, इसके बदले में जो 51 बांग्लादेशी एरिया थे, जो बांग्लादेश के एरिया थे, उनको किसको मिल गया, वो इंडिया को दे दिया गया। मतलब क्या किया, एक्सचेंज किया इन लोगों ने, क्या किया, एक्सचेंज इन लोगों ने कर लिया। ठीक है, फिर बताते हैं आगे। अब इनिशियली इंडियन स्टेट वर कैटेगराइज इन 4 ग्रुप्स, इसी को लिखते हैं, बैक चलते हैं, यहीं पे लिखते हैं। इनिशियली इंडियन स्टेट्स इंडियन स्टेट्स वर कैटेगराइज into in 4 groups, इन 4 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनकी बात करते हैं। पार्ट 1 या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट, जो पार्ट ए था वहां पर रखे गए 9 स्टेट्स, तो कितने, 9 स्टेट। और यहां पर भी 9 स्टेट्स रखे गए, और यहां पर भी 10 स्टेट्स रखे गए, और यहां पर एक स्टेट रखा गया, एक स्टेट रखा गया। इस प्रकार जो टोटल स्टेट यहां पर बने वो 29 थे, टोटल 29 स्टेट। कितने स्टेट, 29 स्टेट। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ कैसे कैसे था, किस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया। चलो समझते हैं। यहां पर पहला यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक किसने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। वाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक धर कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, धर कमीशन का गठन किया गया। क्या किया गया पेरेंट्स, धर कमीशन का गठन किया गया। ये दो धर कमीशन है, जो इसको प्रेजाइड किया था, जो इसके अध्यक्ष थे या जो इसके चेयरमैन थे, इनके चेयरमैन का नाम था एस के धर, एस के धर। और जो इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, स्थापना की गई थी, वो की गई थी 27 नवंबर 1947। और इसने जो अपनी रिपोर्ट थी,
इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 10 दिसंबर, है ना, 10th दिसंबर 1948 में, 1948। जो ये रिपोर्ट दी थी इसमें इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। इसमें क्या दी थी? इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। अब बात करते हैं वो रिकमेंडेशन कौन कौन सी थी, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, चलिएगा। पहली रिकमेंडेशन इसने दी, फर्स्ट इसने दी कि स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि जो भारत में राज्यों का निर्माण किया जाए वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लिख लेते हैं, शुड नॉट, स्टेट ऐसे लिखते हैं, स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म on the form on the basis of languages, basis of languages, मतलब भाषा के आधार पर नहीं करना है सर। दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आपको अगर फॉर्मेशन करना है वो किस पे करना है? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब जो उनका भूभाग है उन क्षेत्रों पर के पर्वतीय क्षेत्र अलग रहेंगे, जो मैदानी एरिया है वो अलग रहेंगे, इस प्रकार से। या किसके आधार पर करिए? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के आधार पर, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज के आधार पर आप कर दीजिए। तो इन्होंने कहा इस आधार पर किए जा सकते हैं। फिर इसके साथ एक और कमेटी बनती है ना, तो ये कब बनता है? 27 नवंबर 1947, 1 दिसंबर 1980 में। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड लिखते हैं। एक कमीशन बनाया जाता है, उस कमेटी बनाई जाती है जेबीपी समिति। आपको याद होना चाहिए जरूर इनका टाइमलाइन, इनके सदस्य और इनके रिकमेंडेशन। जो जेबीपी समिति थी ये फॉर्मेशन किया गया ऑन दिसंबर 1948 में, 1948 में, ठीक। जो इसके सदस्य हैं, जे का मतलब कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जे का मतलब कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जो पी है इसका मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। और जो वी का मतलब है ये है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इस जो ये कमेटी थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया 1 अप्रैल 1949 में, 1 अप्रैल 1949। और जो इसने रिकमेंडेशन दी, जो इन्होंने सुझाव दिए या जो अनुशंसाएं थी, जो इन्होंने अनुशंसाएं दी वो दी सेम, इसके सेम इज धर आयोग लगभग, है ना, धर कमीशन, धर कमीशन। इन्होंने सेम रिकमेंडेशन दी जैसे धर कमीशन ने कहा कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाए जानी चाहिए,
स्टेट को, तो इन्होंने भी ये कहा कि देखो लैंग्वेज के आधार पर नहीं बना जाएंगे। धर आयोग ने भी कहा था कि जो अगर स्टेट का फॉर्मेशन आप कर रहे हैं तो वो स्टेट बनाया जाए उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, उनकी फाइनेंशियल और जो अदर एक्टिविटीज हैं उनके आधार पर। तो सेम इसने भी यही रिकमेंडेशन दिया था। अब बात करते हैं डिमांड ऑफ न्यू स्टेट बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहां पर लिखते हैं डिमांड फॉर न्यू स्टेट बेसिस ऑन तेलुगु लैंग्वेज। क्या काम किया गया इन्होंने? तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर इन्होंने नए राज्य की मांग की बात, उसके बारे में बात करते हैं। डिमांड किसने की? डिमांड की एक नाम आता है पोट्टी पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूं पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया? डेथ स्ट्राइक की। डेथ स्ट्राइक की मतलब इन्होंने कर दिया भूख हड़ताल कि जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी, कौन सी बात? कि तेलुगु के आधार पर एक हमको अलग स्टेट बनाना है, तब तक मैं अपनी अनशन से नहीं हूंगा। और आफ्टर 56 डेज, आफ्टर 56 डेज इनकी हो जाती है डेथ। इनकी क्या हो जाती है? डेथ। डेथ कब हो जाती है? 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 जब इनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो साउथ इंडिया है उसके एक बहुत बड़े नेता थे और इनकी हो गई डेथ वहां पर, तो सरकार आ गई दबाव में। सरकार क्या आ गई? दबाव में। और जो तेलुगु लैंग्वेज वाला रीजन था वहां पर वायलेशन होने लगा, हिंसाएं भड़क गई। तो सरकार जब दबाव में आ गई तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया पहला राज्य। आंध्र प्रदेश क्या किया गया? पहला राज्य बनाया, जो किस पे था? सॉरी, जो किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के आधार पर बनाया गया। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपको ये याद रखना है। सरकार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन श्री रामुलु पोट्टी की क्या होगी? पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हो गई, तो सरकार टेंशन में आ गई, हिंसाएं भड़कने लगी, है ना। नॉर्थ इंडिया में जैसे गांधी मानते थे, ऐसे साउथ इंडिया में इनकी बहुत बड़ी पहचान थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
कमीशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की हम बात कर रहे हैं। इसको बनाया गया था किसके लिए? जो रिपोर्ट चल रही थी इन्हीं के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक कमीशन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। इसको फजल अली कमीशन भी बोले जाते हैं। जो इसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। इसी के नाम पर इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। इसके अदर मेंबर्स भी थे, याद भी रखना है। मेंबर्स मेंबर्स भी थे। पहला मेंबर्स के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर। ठीक। जो दूसरे थे एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू है ना, याद रखना है। कौन कौन से? हृदयनाथ कुंजरू। इसने रिपोर्ट पेश की। किसने? इस कमीशन ने रिपोर्ट पेश की 30 दिसंबर 1955 को, 1955 में। और इन्होंने जो ये रिकमेंडेशन दिया इस रिपोर्ट में, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आपको क्या काम करना है? 16 स्टेट्स बनाने हैं हमारे अनुसार, और 3 यूटीज रहेंगे। कितने? 3 यूटीज बनाने का सुझाव दिया। ऐसे लिख देता हूं ना, बनाने का सुझाव दिया। ठीक है। लेकिन इसके आगे फिर क्या हुआ? ये सुझाव इनका नहीं माना गया। लेकिन इसके आगे चलते हैं। परंतु 1956 में 1956 में पार्लियामेंट लेके आती है एक बिल। वो बन जाता है एक्ट। वो उसका क्या नाम है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में। इसमें कहा गया कि हम जो इंडिया है उसमें बनाने वाले हैं 14 स्टेट्स, और उसके साथ साथ 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात की गई। ठीक है, आगे समझ में। अब बात करते हैं 14 स्टेट कौन कौन से वो रहेंगे, है ना। तो ये 14 स्टेट्स हैं, इनकी बात करते हैं। मैं नाम लिखता हूं यहां पर एक एक कर। पहला इन्होंने कहा जो हम एक तो आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, असम, नेक्स्ट बिहार, नेक्स्ट बॉम्बे, नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट केरला, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, नेक्स्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा? आठवां, आठवां लिखेंगे आप मद्रास। नौवां मतलब नेक्स्ट मैसूर, मैसूर।
और MAYSORE लिखते हैं ना, और 10वां लिखेंगे, सही कर देता हूँ इसको। मैसूर। 10वां ओडिशा। 11वां पंजाब। 12वां राजस्थान। और 13वां उत्तर प्रदेश। और 14वां वेस्ट बंगाल। 14वां वेस्ट बंगाल। तो ये 14 स्टेट्स बनाए गए। कौन कौन से? आंध्रा हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, केरला हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उनकी भी बात कर लेते हैं। 6 यूटीज कौन कौन सी है? जो 6 यूटीज बनाने की बात की तो उनकी बात कर। जैसे पहला, इन्होंने कहा कि हम पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। दूसरा दिल्ली। दूसरा दिल्ली। नेक्स्ट तीसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट लक्षद्वीप। तीसरा लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिन दीबी। अमिन दीबी आइलैंड। अमिन दीबी आइलैंड। उसके बाद जो 5वें नंबर पे मणिपुर, और जो 6ठे नंबर पे है त्रिपुरा। 6ठे नंबर पे त्रिपुरा। तो ये 6 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई। कौन कौन सी? अंडमान और निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन दीबी। ठीक है, और मणिपुर और त्रिपुरा। तो 6 यूनियन टेरिटरीज और 14। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से 14 स्टेट्स थे, कौन सी कमेटी ने कौन सी रिकमेंडेशन दी, धरा आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी, जेबीबी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, और जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसमें कौन कौन सी बातें की गई, और सरकार ने कौन कौन सी बातों को माना, कौन कौन सी बातों को नहीं माना। वो कौन सा व्यक्ति था जिसने तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर पहले स्टेट के फॉर्मेशन की बात की गई, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसकी डेथ कब हुई, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा पार्ट 1 है वो हो चुका है कंप्लीट। अब जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई, नागरिकता के बारे में बात की, उसके बारे में एकदम से उन्मुख चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज देता हूं अभी। पचास से 63।
चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।